नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और सब मस्त होंगे और आप सब की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और सब अपनी अपनी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको सफलता के अंदर चार चांद लगा सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। यह हर वो एक प्रश्न जो कि आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। ये 50 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही टॉप क्वेश्चन बना रखे हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइएगा, आपको जरूर फायदा होगा। और ज्यादा समय को खराब न करते हुए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा लेक्चर पूरा देखने के बाद में आप एक कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम इसके अंदर ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन संख्या 50 है और 50 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, तो वो भी ध्यान रखना होगा। ज्यादा समय न लेते हुए कम समय के अंदर 50 क्वेश्चन और साथ में कुछ व्याख्या भी बताई जा सके, ऐसा हमने इसको तैयार किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन, अब देखिए, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहला है कैबिनेट मिशन, दूसरा है क्रिप्स मिशन, फिर है लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव, या फिर चौथा है माउंटबेटन योजना। अब देखिए कौन सा क्रम होगा भाई, अब आपको बताना होगा। क्या 4 2 1 3 होगा, या फिर 2 3 1 4 होगा, या फिर 3 4 2 1 होगा, या फिर 1 3 4 2 होगा? बताइएगा आप। जिस किसी को पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, अब देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जो क्रिप्स मिशन आया था वो 1942 के अंदर आया था। अब देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर, और ये लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव है वो 1945 के मध्य आया था, और माउंटबेटन योजना 1947 को आई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब क्रम सेट कर सकते हैं ना। तो अब देखिए, सबसे पहले 1942 आएगा, यानी कि 2 ऑप्शन सबसे पहले आएगा और 2 ऑप्शन एक के अंदर ये है। तो देखिए, बाकी वाले तो वैसे भी कट गए। इसका मतलब सही ऑप्शन बी होगा। मतलब सबसे पहले क्रिप्स मिशन आएगा, फिर 3 नंबर यानी कि लॉर्ड वेवेल, और फिर 1 नंबर कैबिनेट मिशन, और अगला आएगा माउंटबेटन योजना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 है, क्रिप्स मिशन 1942 है, और लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव 1945 है, और माउंटबेटन योजना 1947 है। यह भी एक ध्यान रख लेना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था, जबकि माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाक विभाजन हुआ था। भारत पाक विभाजन, तो ध्यान रखना, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, देखिए, खाली जगह के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा शिक्षा को अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? क्या वो 44वां संविधान संशोधन है, या फिर 86वां संविधान संशोधन है, या फिर 31वां संविधान संशोधन है, या फिर 91वां संविधान संशोधन है? कौन सा होगा? 44वां होगा, या फिर 86वां होगा, या फिर 31वां होगा, या फिर 91वां होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन। अब देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है, वो कब आता है? तो ध्यान रखना, 2002 के अंदर आता है। 2002 के अंदर आता है। अब इसके साथ क्या जोड़ा गया? एक तो ये 21A जोड़ा गया भाई। 21A के अंदर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21A के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? राज्य सरकार की होगी भैया, राज्य सरकार की होगी। देखिए, एक तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ, यह बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अनुच्छेद
21 है, लेकिन केवल 21 है वो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता मूल अधिकार है भाई, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। लेकिन 21 ए के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निःशुल्क होगी, किसकी? राज्य सरकार की। लेकिन एक और लिख रखा है, आपने देखा होगा इसी 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ही एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य मैं ये इसी से रिलेटेड बता रहा हूं, एक्स्ट्रा हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये 50 क्वेश्चन होने वाले भी नहीं है। देखिए मूल कर्तव्य, मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन फिर बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना होगा, 86वां संविधान संशोधन। और इसके अंदर भी लिख दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? माता पिता की होगी, यह ध्यान रखना, माता पिता की होगी। उसके अलावा ध्यान रखना, ये दोनों तो आपको याद रखना है, और एक शिक्षा से संबंधित और लिख रखा है, वो है अनुच्छेद नंबर 45। ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 45 और 45 जो कि नीति निर्देशक तत्व है, इसके अंदर लिख रखा है 6 वर्ष तक की आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? आरंभिक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था कौन करने वाला है? राज्य सरकार। तो यह आपको पता होना चाहिए। तीनों अनुच्छेद, शिक्षा से संबंधित तीनों अनुच्छेद, 3 जगह बातें तीनों याद होनी चाहिए। एक तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के अंदर होता है, और इसके अंदर क्या जोड़ा गया था? 21A के अंदर क्या जोड़ दिया गया था? शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उसके अलावा 11वां मूल कर्तव्य, जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी माता पिता की होगी। मूल संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 43 था, जो नीति निर्देशित तत्व के अंदर 6 वर्ष को जो कि आरंभिक शिक्षा होती है बच्चे की, उसको निःशुल्क उपलब्ध कराएगा कौन? किसकी जिम्मेदारी होगी? तो राज्य सरकार की होगी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। देखिए आपको क्रम बताना है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। सबसे पहले है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद में है वीवी गिरी, ये वीवी गिरी भैया, ठीक है ना, वीवी गिरी है। उसके बाद है KR नारायणन, उसके बाद है डॉक्टर BD जति। क्या 4-3-2-1 होगा, या फिर 2-1-4-3 होगा, या फिर 3-2-1-4 होगा, या फिर 1-2-4-3 होने वाला है? कौन सा होगा? कौन सा होने वाला है? तो देख लीजिएगा, सबसे पहले जाकिर हुसैन साहब आते हैं, फिर वीवी गिरी आते हैं, ये एकदम सही है। लेकिन KR नारायण बाद में आते हैं और BD जति साहब उससे पहले आते हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो इसमें जाकिर हुसैन आने वाले हैं, और ये वो राष्ट्रपति हैं जो कि अपने उपराष्ट्रपति हैं, जो कि अपने पद पर रहते हुए भी मृत्यु भी हो गई थी। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन? जाकिर हुसैन, जो कि पद पर रहते हुए मृत्यु, ठीक है ना। यह भी आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। अब देखिए सबसे पहले जाकिर हुसैन आएगा, यानी कि एक सबसे पहले आएगा, ये रहा, इसका मतलब ऑप्शन ही यही सही है भाई, बाकी वाले वैसे भी गलत हो गए क्योंकि एक ऑप्शन सबसे पहले इसी में आ रहा है। अब देखिए 1 जाकिर हुसैन, 2 वीवी गिरी, और 4 BD जति, और फिर 3 KR नारायणन। तो ध्यान रखना, यह शब्द आपको पता होना चाहिए। अब आप एक बात याद कर लीजिएगा कि किस अनुच्छेद के अंदर यह लिख रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद नंबर 63, ये ध्यान रखना। अब वर्तमान के अंदर जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा दिया गया है। अब आप मुझे बताइएगा जो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा सौंपा था। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? आपको बताना है संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, या फिर BN राव को बनाया गया, या फिर JL नेहरू को बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, या फिर वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया? तो आपको बताना है इसका आंसर। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये इसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देशीय प्रस्ताव रखा था भाई, किसके सामने? संविधान सभा के सामने। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। और ये कब बने थे? ये बने थे 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1946, जबकि 1946, ठीक है। उससे पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो चुकी थी, जबकि बी.एन. राव जो कि क्या बने, संवैधानिक सलाहकार बने थे। संवैधानिक सलाहकार सबसे पहले बी.एन. राव को बनाया गया, ये ध्यान रखना, बी.एन. राव को बनाया गया, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उदय से प्रस्ताव 13 दिसंबर संविधान सभा के सामने रखा था, किसने रखा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये उदय से प्रस्ताव आगे जाके 22 जनवरी 1947 को पास होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कब पास हुआ था, तो ध्यान रखना, पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए दो व्यक्तियों का कथन एक और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखिए अभी कथन दे रखा है, पहला दे रखा है भारत लोकतांत्रिक है, एकदम सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। भारत का अपना स्वयं का संविधान है। अब आपको बताना है क्या ए और आर दोनों सत्य हैं, या फिर आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अब कौन सा होगा, तो इनमें से कौन सा होने वाला है। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भारत का अपना स्वयं का संविधान है, ये भी तो एकदम सही है, ये भी तो एकदम सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सही है, क्योंकि यहां पर अधिकतर चुनाव वगैरह जो भी होते हैं वो जनता डायरेक्टली भाग लेती है ना। भारत का अपना स्वयं का संविधान है, ये भी पता है भाई, भारत का अपना संविधान है। लेकिन ये दोनों कथन अलग अलग है, संविधान की बात हो रही है और ऊपर लोकतंत्र की बात हो रही है, तो ये दोनों व्याख्या एक दूसरे की तो नहीं कर रहे, हालांकि दोनों कथन सही तो जरूर है। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य है, बात ये तो एकदम सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, मतलब क्योंकि लगा रहे ना, भारत एक लोकतांत्रिक है क्योंकि। अब क्योंकि जब आप ये अलग आ रहा ना भाई, हमेशा ऐसे प्रश्न आते हैं उनके बीच में आप क्योंकि जरूर लगाएगा, और अगर इस प्रश्न का कारण उत्तर ये मिल जाता है तो फिर ये इसका सही होता, ठीक है। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि, अब उसका कारण थोड़ी मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है भारत का अपना स्वयं का संविधान है, जबकि ये इसका कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए मतलब कथन दोनों सही है, भारत का संविधान भी है और भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है, ये दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही ढंग से नहीं कर रहा है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्न में से कौन वो भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। कौन है वो व्यक्ति, राष्ट्रपति है, या फिर प्रधानमंत्री है, या फिर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति है, या फिर रक्षा मंत्री है, बताएगा। निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं के संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो ध्यान रखना वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, तब तो यहां पर आंसर होगा रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री सही है क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन राष्ट्रपति तब होता है तीनों सेनाओं का। प्रश्न यह आता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर का प्रश्न आता है तो फिर कमांडर, तो प्रश्न में आपको होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट होता भाई, ठीक है। राष्ट्रपति होता, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर पूछता तो राष्ट्रपति होता, लेकिन वो पूछ रहा है जितने भी रक्षा संबंधी सेवाएं हैं उन सब को लेकर, या फिर उनके संबंधित जितने भी मामले हैं वो प्रत्यक्ष रूप से वो कौन व्यक्ति है जो देखता है और वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो रक्षा मंत्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आ चुका है। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। 338 के तहत वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। क्या वो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 वाला है, या फिर 104 वाला संशोधन अधिनियम 2020 वाला है, या फिर 105 संशोधन अधिनियम 2021 वाला है, या फिर 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 वाला है। तो वो कौन सा है, वो कौन सा है भैया। तो ध्यान रखना वो अनुच्छेद नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन, अनुच्छेद नंबर 102 जो कि पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को अंतः स्थापित किया है, इनको राष्ट्रीय आयोग घोषित किया है, इसी 102 है संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। अब देखिए मैं कुछ महत्वपूर्ण आप बता देता हूं। 101 तो आपके
जीएसटी से संबंधित है, ठीक है, जो 2000, ये क्या हो गया, 2016 का है भाई, ठीक है, जीएसटी से संबंधित है जो कि 2016 से संबंधित है। 102 तो यहां पर लिख रखा है, 102 जो कि ओबीसी से संबंधित है, 102 जो कि ओबीसी से संबंधित है, और ये कब हुआ, 2018 से, ठीक है। और 103 आपको सबको पता होगा, ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से था, और ये कब का है, 2019 का है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में 104 था, और 104 में क्या किया गया, ये 104 था, उस 104 के अंदर क्या था, 104 के अंदर एक तो एससी एसटी का आरक्षण भी बढ़ाया गया था, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाया गया 20 साल 10 साल के लिए आगे। और एक इसके अंदर क्या किया गया, आंग्ल भारतीय जो समुदाय का, एक आंग्ल भारतीय समुदाय का जो क्या होता था, लोकसभा के अंदर जो मनोनीत होते थे सदस्य, वो क्या है, वो भी इसको यहां पर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। 20 जनवरी 2025 को इसको 25 जनवरी 2020 को इसको समाप्त कर दिया था। ये दोनों इसके अंदर हुए। अब देखिए 105 वाला क्या था, तो राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो ओबीसी के अंदर वर्ग को या फिर उनकी अंदर किन जातियों को रखना है, तो उनके लिए वो सूची तैयार कर सकते हैं, ओबीसी की सूची तैयार करना। और 106वां कौन सा था, 106वां ध्यान रखना, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, और यही अब तक लास्ट है, ठीक है ना, वंदना अधिनियम, जिसके अंदर क्या था, लोकसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं को कितना प्रतिशत, 1 आरक्षण, ठीक है। तो ये अब तक के जितने भी नवीनतम हो रखे हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। 101 जीएसटी से संबंधित है, 2016 के अंदर हुआ। उसके बाद में सीधा क्रम है, देखिए 102 ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018, 103 ईडब्ल्यूएस 2019, 104 एससी एसटी का आरक्षण 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। उसके अलावा आंग्ल भारतीय समुदाय के जितने 2 सदस्य मनोनीत होते थे लोकसभा के अंदर और एक विधानसभा के अंदर होता था, उन दोनों को यहां पर समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा 105 जो राज्य सरकार को ओबीसी की सूची तैयार करने के लिए ये जिम्मेदारी या फिर उनको अधिकार दिया गया कि कौन सी जातियां उसके अंदर वर्ग या फिर हो सकते हैं। 106 नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जो कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर 1/3 आरक्षण मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो कि आपको कहीं ना कहीं हर परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। आप जरूर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो फिर इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाएगा। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन जरूर देख के जाएगा, आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। हर किसी का कौन सा भी एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए अगला चलते हैं, और पूरे 50 क्वेश्चन है भी। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम होगा। अब देखिए प्रश्न दे रखा है, क्या बीपी सिन्हा, टीबी गजेंद्र गडकरम, एसआर दास या फिर केजी बालकृष्ण, एसएच कापड़िया, एचएल दत्तू, रंजन गोगाई, एनवी रमन, दीपक मिश्रा, एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खैर। तो ध्यान रखना ये ऐसे है। अब आपको क्या करना है, पूरे तो वैसे भी आपको पता है, याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जो नवीनतम पीछे से जो है ना, उनको या तो 4 या फिर 2-3 याद करके जरूर जाएगा, ठीक है। और ऊपर से भी 2-2 4 याद करके आपको जाना होगा। अब देखिए इसका जो क्रम है वो ये वाला जो चौथा ऑप्शन है वो एकदम सही है, क्योंकि एचएल दत्तू साहब पहले आते हैं, उसके बाद में टीएस ठाकुर आते हैं और फिर आता है जगदीश सिंह खैर। इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एचएल दत्तू आए थे पहले, एचएल दत्तू के बाद में आए थे टीएस ठाकुर और उसके बाद में आए थे जगदीश सिंह खैर, ठीक है ना। तो यह आपको पता होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट जो कि अनुच्छेद 124 से 147 तक इनका वर्णन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान के अंदर 34 है क्या, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यह आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो ठीक है, यह आपको पता होना ही चाहिए। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय 1+7 थे, ठीक है ना, कि एक मुख्य न्यायाधीश, अच्छा 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। तो यह आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय, यह सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलें
आगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वह की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। अब देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वह की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। क्या यह कथन सही है या नहीं है? तो देखिए, कारण आ रखा है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना भी है। वो कारण लगा रखा है, कथन पढ़ना है, फिर कारण यह है, क्या आपको बताना है क्या एक कथन गलत है या फिर लेकिन आर सही है, या फिर ए और आर दोनों सही है, या फिर आर ए सही की व्याख्या है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, लेकिन ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब आपको बताना होगा इस प्रश्न के अंदर क्या होगा। तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। भाई, केवल पहली बात तो इसका यही ध्यान रखना है कि ये काम क्या करता है। तो ये संसद द्वारा जितने भी पैसे का बिल वगैरह जो भी जारी किया जाता है, जो भी खर्चा किया जाता है, उन सब का ये निगरानी रखता है, ये पद। ठीक है, कैग का नाम सुना होगा ना, तो यही वो पद है जो कि एकदम निगरानी रखता है। तो ये बोल रहा है कि वे मतलब खर्चा जितना किया है उसकी वैधता को तो ध्यान सुनिश्चित करना ही है, उसके अलावा उसका अपितु औचित्य भी है। मतलब उसको पैसे का जितना खर्चा हो रहा है उसका तो ध्यान रखना ही है, उसके अलावा वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में, मतलब पैसे के प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को भी बनाए रखना। जो कानून बनाए हुए उसके जो पैसे खर्च करने का या फिर जो संसद के प्रति इसकी जवाबदारी है, और संविधान में जो इस पद का उल्लेख है, उन सब की कानूनों को भी इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो के की है। तो ध्यान रखना, ये दोनों कथन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कथन भी सही है और एक कारण भी सही है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद नंबर 148 से लगाकर 151 तक क्या है? क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन कर रखा है। ये ध्यान रखना, 148 से 151 तक ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, और राष्ट्रपति महोदय वो संसद में वो रखाते हैं कि भाई एक साल के अंदर कितना पैसा वगैरह खर्च हुआ है, वो राष्ट्रपति महोदय अपनी रिपोर्ट रखवाते हैं। लेकिन रिपोर्ट कौन देते हैं? ये देते हैं 148 के तहत इनकी नियुक्ति वगैरह कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, सूची ए 10वां प्रश्न आ चुका है। सूची ए और सूची सेकंड को मिलान कीजिएगा, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सूची एक संविधान सभा और समितियां हैं। अब देखिए, मूल अधिकार समिति, कार्य संचालन समिति, संघ शक्ति और प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, अब आपको बताना है एक तो बी आर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर के एम मुंशी या फिर सरदार पटेल। अब इनमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होने वाला है, तो यह आपको बताना होगा। क्या? पहला ऑप्शन ये देख लीजिएगा, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। तो मैं आपको ये सीधे से बता देता हूं, जो मूल अधिकार समिति है, अब देखिए आपको इसके अंदर अगर कार्य संचालन या फिर संघ शक्ति, प्रारूप समिति को सबको पता होगा, तो प्रारूप समिति के अंदर यानी कि बी आर अम्बेडकर होगा, यानी कि बी आर अम्बेडकर होगा। तो देखिए प्रारूप समिति का आगे डी के अंदर क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। अब देखिए डी के अंदर एक यहां पर भी आ रहा है, एक यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, दोनों। इसका मतलब इससे तो हम आंसर निकाल नहीं सकते हैं। अब देखिए अगला है मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति के अंदर 4 ऑप्शन होना चाहिए ना, सरदार पटेल ने बनी थी। तो देखिए मूल अधिकार पहले में 4 होना चाहिए, और पहले में देखो पहले के अंदर 4 इसमें है, इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें नहीं है, ये कट गया, और इसमें नहीं है, ये कट गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अब आपको ध्यान रखना, मूल अधिकार समिति बनी थी, मूल अधिकार समिति, उसके तो थे कौन? उसके तो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके अलावा जो कार्य संचालन बनी थी, यहां पर कार्य संचालन का गलत लिख रखा है, कार्य संचालन का गलत लिख रखा है, जो यहां पर के एम पणिक्कर लिख रखा है, ये एकदम गलत है। कार्य संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना, यहां पर करेक्ट कर देना, के एम मुंशी नहीं है, कार्य संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उसके अलावा संघ शक्ति के कौन थे? तो ध्यान रखना, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके अलावा कौन सा था? उसके अलावा प्रारूप समिति, हाँ प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति तो आप सबको पता है, प्रारूप समिति जिसके कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर,
बी आर अम्बेडकर। तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन राजेंद्र प्रसाद है। यहां पर गलत लिख रखा है, ये प्रश्न डिलीट हो चुका था, लेकिन वापस से आपको सही कर देना है। राजेंद्र प्रसाद है। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू है। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर है। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। अब आप बता दीजिएगा कमेंट के अंदर कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई। 11वां प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए डी होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा। क्रम सजाना है और क्रम हमेशा ध्यान रखना। जब इनके जब ये कब कब हुए थे, इनका सन याद होगा तभी तो क्रम सजा पाओगे, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। देखिए दूसरा ऑप्शन ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी होगा या फिर अगला देखिए क्या डी ए बी सी होगा या फिर डी सी बी ए होगा। तो देखिए अब देखिए सबसे पहले जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला मामला हुआ वो हुआ 1967 के अंदर, ठीक है। अब देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल वाला राज्य हुआ, यह मामला हुआ 1973 के अंदर। अब देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाला मामला हुआ वो हुआ 1980 के अंदर। और एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाला यह मामला हुआ 1950 के अंदर। अब इसको सेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले एके गोपालन मद्रास बनाम मद्रास राज्य, जो कि कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन सबसे पहले आएगा। डी इसमें भी है, डी इसमें भी है और डी इसमें भी है, ठीक है ना। फिर बाद में कौन सा आएगा, 1967 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन आएगा। और ए ऑप्शन इसमें है, इसमें ए ऑप्शन नहीं है, इसमें ए ऑप्शन नहीं है और ये तो पहले से ही कट गया। इसका मतलब ऑप्शन 3 एकदम सही है। पहले डी आएगा फिर ए आएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने हिसाब से कौन सा आना चाहिए, 1973 यानी कि बी आना चाहिए और फिर आना चाहिए सी। इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है। तो ध्यान रखना जो मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला मामला हुआ वो 1967 के अंदर हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 के अंदर हुआ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में हुआ और एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो कि 1950 में हुआ। ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना, इनकी तारीखें, इनका डेट याद रखना भाई। ये जो सन दे रखे हैं ये आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न डायरेक्ट चलता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। ठीक है ना, प्रश्न तो समझ में आ गया होगा कि लोकसभा के सदस्य है, उनके गलत तरीके से या फिर उनकी वो योग्यता रखते ही नहीं थे, उस केस न योग्यता रखते हुए भी वो क्या बन गए, सांसद बन गए। तो फिर उनकी निर्भरताओं से संबंधित अगर किसी भी प्रश्न को कोई निर्णय लेना है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, क्या लोकसभा अध्यक्ष से लेगा या फिर निर्वाचन आयोग से लेगा या फिर उच्चतम न्यायालय से लेगा या फिर महान्यायवादी से लेगा। तो अब आपको बताना होगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, जब भी सदस्यों की, लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित जब भी प्रश्न उठेगा तो राष्ट्रपति महोदय जी किससे सलाह लेने वाले, भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग से सलाह लेने वाले, भारतीय निर्वाचन आयोग से सलाह लेने वाले। यह भी आपको पता होना चाहिए। 1950 के अंदर इसकी स्थापना हो रही, यह भी आपको ध्यान रखना। सुकुमार सेन इसके पहले बने थे, कौन, चुनाव आयुक्त ना। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद कौन सा था, तो अनुच्छेद 103 के तहत कौन सलाह लेता है, राष्ट्रपति लेता है। किससे सलाह लेता है, निर्वाचन आयोग से। तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन पहला है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या 57वां संविधान संशोधन अधिनियम था या फिर 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था या फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अब बताइए आप, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब की गई। तो ध्यान रखना, आपने कई बार पढ़ा होगा एनजेक है ना, एनजेक जिसकी स्थापना 2015 के अंदर होती है,
ठीक है, ये तो आपको पता होगा। इसके हालांकि 14 के अंदर हुई थी, स्थापना 14 के अंदर हुई थी, जब ये रद्द हुआ था उस समय 15 था, और स्थापना 14 के अंदर कर दी थी। और आपको बता दें इस प्रश्न का तो सही आंसर 99वां संविधान संशोधन है। आपने सुना होगा एनजे की स्थापना की जाती है, जो अभी वर्तमान के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो मुख्य न्यायाधीश को तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के हिसाब से उनको बना दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं उन सबको कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन सरकार ने कॉलेजियम व्यवस्था की जगह 2014 के अंदर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी, जिसके अंदर टोटल 6 सदस्य होते थे। तो इनको फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये संविधान के मूल ढांचे का क्या है, उल्लंघन करता है, और ये कार्यपालिका का क्या है, न्यायपालिका का में हस्तक्षेप है। इसके कारण सरकार ने ये 2 हवाला देते हुए इस 99वें संविधान संशोधन के द्वारा इस पूरे कानून को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। एनजे के अंदर टोटल 6 सदस्य थे, इसमें से 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, एक सीजेआई खुद था मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा 2 विधि विशेषज्ञ थे, और एक आपके मंत्री था, वो था कानून मंत्री जो भारत सरकार में होगा वो। तो यहां पर और जो 2 विधि विशेषज्ञ थे उनकी नियुक्ति भी कौन करने वाला है, जिसमें 3 सदस्य समिति थी, जिसके अंदर एक प्रधानमंत्री, एक सीजेआई, एक भारत का कौन होगा, गृह मंत्री होगा, और विपक्ष के नेता। तो ये आपको वो चुनने वाला है, सॉरी गृह मंत्री नहीं होना, विपक्ष के नेता होंगे, तो वो उनके चुन के भेजेंगे भाई। तो ये ध्यान रखना, तभी ये इनको पूरा जो पूरा का पूरा इसमें समाप्त किया था वो 99वां संविधान संशोधन था, जो कि 2015 के अंदर 1 जनवरी 2015 से ये एनजे लागू हो गया था। फिर बाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया, 15 अक्टूबर 2015 को इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। उसके अलावा एक 57वां संविधान संशोधन जो कि सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहन से संबंधित है, सहकारी आंदोलन प्रोत्साहन, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 100वां जो कि भारत बांग्लादेश के मध्य एक समझौता हुआ था, कुछ जमीन आदान प्रदान की थी, भारत बांग्लादेश, और ये 58वां था जो कर्नाटक राज्य और एक हैदराबाद के लिए विकास प्राधिकरण की स्थापना, हैदराबाद विकास प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित था। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिएगा। कौन सा युग्म सुमेलित है? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 42 क्या सही है? कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 43 यह सही है। ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 41, और पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, क्या अनुच्छेद 39 सही है? तो आपको बताना है ये एकदम सही है। अनुच्छेद 39 के अंदर ही ऐसा लिख रखा है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा समान रोजगार भी उपलब्ध करेगा कौन? राज्य सरकार करेगा। उसके अलावा राज्य के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन है उनका सबका, ये 39 के अंदर ही लिख रखा है, उन सबका इस तरीके से वितरण किया जाएगा जो कि जनता निवास कर रही है उनके हितों की पूर्ति भी हो जाए। अब देखिए जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है वो 42 के अंदर नहीं लिख रखा है, वो लिख रखा है 39 ए के अंदर। अगला है कृषि और पशुपालन संगठन, जो कि इसके अंदर नहीं लिख रखा है, और ये लिख रखा है 48 के अंदर अनुच्छेद, ठीक है। और ग्राम पंचायतों का संगठन जो कि 41 के अंदर नहीं है, ये लिख रखा है 40 के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक बार वापस देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा वापस। 39 है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, कृषि और पशुपालन 48, ग्राम पंचायतों का संगठन 40, पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39। देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, क्या यह सही है? हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, क्या यह सही है? या फिर समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, क्या यह सही है या फिर गलत है? या फिर नागरिकों को सशक्त करना, तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही होने वाला है? तो बता दें आपको, जो पहला है ना, सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, पहले कथन के अंदर। दूसरा, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, सेकंड ऑप्शन भी सही है। और नागरिकों को सशक्त बनाना, यह भी सही है। लेकिन सूचना का अधिकार के अंदर यह ऐसा कहीं भी नहीं लिख रखा है कि समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिख रखा है। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए। 12 अक्टूबर
ध्यान रखना 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि लागू है पूरे देश के अंदर, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन, ये वापस से आ गया भाई, हाँ ये वापस आ गया, 99वां संविधान संशोधन अभी पढ़ा था हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? क्या 26 अगस्त 1947 को हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ, 22 नवंबर 1947 को हुआ, 9 जुलाई 1946 को हुआ? तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को। देखिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जिसकी स्थापना कब की जाती है? प्रारूप समिति स्थापना 29 अगस्त है ना, 29 अगस्त 1947 को स्थापना होती है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 1+6 है भी, टोटल सदस्य 7 है, लेकिन एक अध्यक्ष 6 सदस्य है, यह भी आपको पता होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 7 है। खुद B.R. अम्बेडकर क्या है? B.R. लिखना था भी, B.R. अम्बेडकर क्या है? इसके अम्बेडकर इसके अध्यक्ष है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन से थे? N.V. गोपालास्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, उसके अलावा N. माधव राव थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, K.M. मुंशी भी थे, और आपके एक टीटी जो कि क्या था, टीटी कृष्णमाचारी जो कि किसके जगह थे? डीपी खेतान की जगह थे, और N. माधव राव जो कि BL मित्तल की जगह थे, और एक दो जो K.M. मुंशी साहब है वो कांग्रेस से संबंधित थे, और एक मात्र मुस्लिम लीग से संबंधित थे जो कि सैयद महमूद सादुल्ला थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दो वो थे कौन? एक तो N. गोपाल स्वामी अयंगर और एक था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला देखिए 18वां प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 32 है, या अनुच्छेद 124 है, या फिर अनुच्छेद 226 है, या अनुच्छेद 229 है? बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद, ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 226 है, एकदम सही है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट से तो एक है हाई कोर्ट, एक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से तो अनुच्छेद 32 है, और हाई कोर्ट से अनुच्छेद 226 है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 6 प्रकार की रिटें जारी करता है, सॉरी एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट तो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत 6 रिटें जारी करता है। कब जारी करता है? जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, उस समय यह जारी करता है। ठीक है, आपको बता दें, जब मौलिक अधिकारों का जब भारत के अंदर या फिर देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तब 32 अनुच्छेद 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट का है वो निलंबित हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट का 226 निलंबित नहीं होता है, निलंबित नहीं होता है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट ये रिटें जारी करने में अधिक पावरफुल है, ये भी आप ध्यान रख लेना। तो अनुच्छेद नंबर 226 एकदम सही है, हाई कोर्ट से संबंधित है, और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और 124 जो कि किससे संबंधित है? यह भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना। चलिए 19वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, ध्यान से देख लेना, 15% तक सीमित कर दी गई? तो वो कौन सा है? 13वां संविधान संशोधन है, या 19वां संविधान संशोधन 2001 है, या फिर 91वां संविधान संशोधन 2003 है, या फिर 91वां संविधान संशोधन 2002 है? इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है? तो देखिए इस प्रश्न का एकदम सही आंसर वो 91वां संविधान संशोधन, देखिए 91 दोनों जगह लिख रखा है, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर होता है। और इसी के अंदर देखिए 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन ये कब होता है? तो ध्यान रखना 2003 में होता है। ठीक है, 2002 में नहीं होता है भाई। और इसके अंदर क्या कर दिया गया? लोकसभा और विधानसभा, इसके अंदर मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, और यहां पर है मुख्यमंत्री यानी सीएम प्लस मंत्री परिषद। ठीक है, ये दोनों जगह है,
और दोनों जगह पर क्या हो गए, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ध्यान रखना 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। उसमें ध्यान रखना प्रधानमंत्री और सीएम भी उसके अंदर इंक्लूड है भाई, ठीक है ना। तो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये कब हुआ, 2003 के अंदर हुआ। कौन सा, 91वां संशोधन। चलते हैं 20वां क्वेश्चन। 1935 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। आपको बतानी है 1935 की विशेषता नहीं है। केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्तता या फिर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। कौन सा होगा इसका आंसर। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का तो आंसर कौन सा होने वाला है। तो ध्यान रखना केंद्र में द्वैध शासन, हां भाई केंद्र में द्वैध शासन 1935 के द्वारा बनाया लागू किया गया था। लेकिन प्रांतों के अंदर के जो द्वैध शासन है वो किसके द्वारा लागू किया था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। अखिल भारतीय संघ, हां भाई 1935 के द्वारा ही अखिल भारतीय सेवा संघ बनाया गया था, अखिल भारतीय संघ बनाया गया था। प्रांतों में स्वायत्तता, ये एकदम सही है। प्रांतों के अंदर 1935 के अधिनियम के द्वारा वहां से द्वैध शासन हटा दिया गया था भाई, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए वहां पर स्वायत्तता दी गई। अब देखिए चौथा ऑप्शन ही सही है क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन है वो 1919 के अधिनियम जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। ध्यान रखना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है ना। इसके द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर अधिनियम बोल सकते हो आप, सुधार से ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अधिनियम लिख लीजिएगा। अधिनियम के द्वारा ही क्या कर दिया गया था, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ध्यान रखना प्रांतों के अंदर द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935, प्रांतों को स्वायत्तता 1935। यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां पर हर बार यह प्रश्न आता है, कई बार यह प्रश्न आ चुका है। 21वां प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। विधान परिषद का पूछ रहा है, विधान परिषद का पूछ रहा है। क्या अनुच्छेद 170 होगा, अनुच्छेद 171 होगा, 172 होगा या फिर 173 होगा। अब आपको बताना है किसी भी राज्य के अंदर एक दो सदन हो सकते हैं, एक विधान सभा हो सकता है और एक विधान परिषद हो सकता है। भारत के वो 6 राज्य हैं जहां पर क्या है, विधान परिषद है। तो 6 राज्य आपको ध्यान रखना होगा। वो 6 राज्य कौन से हैं, तो ध्यान रखना 3 तो है दक्षिण भारत के। कौन कौन से, दक्षिण भारत के हैं 3 राज्य। कौन कौन से, एक तो है कर्नाटक, एक कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और एक कौन सा है, इसी से टूट कर अलग हुआ था, तेलंगाना। इसके अंदर तीनों के अंदर है। और एक है उत्तर भारत में 3 है। कौन कौन से, एक तो है महाराष्ट्र और एक है यूपी और एक है आपके बिहार। यही वो राज्य है जहां पर क्या है, विधान परिषद है। ध्यान रखना 3 ऊपर और 3 है दक्षिण भारत, 3 है उत्तर भारत। तो ये बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न, तो आपको ध्यान होना चाहिए। 3 तो है दक्षिण भारत के, तीनों एक नजदीक ही है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। तमिलनाडु के अंदर नहीं है, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए थे, विधान परिषद बन गए, वहां केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण वहां से विधान परिषद हट चुके हैं। और इस प्रश्न का सही आंसर है 170, ठीक है ना। तो 170 एकदम सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सूची 1, सूची 2। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 50 में है क्या। अब आपको इसको मिलान वाला प्रश्न है। समान नागरिक संहिता किसमें है, अनुच्छेद 48 सामने दे रखा है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 40 दे रखा है सामने। न्यायपालिका का पृथक्करण ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। तो अब आपको बताना है, मिलान कीजिएगा। ग्राम पंचायत का गठन किसमें आएगा, तो देखिए क्या 3 4 2 1 आएगा या फिर 4 3 2 1 आएगा या फिर 2 3 1 4 आएगा या फिर 1 2 3 4 आएगा। तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का तो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद नंबर 40, ठीक है। समान नागरिक संहिता इसका वर्णन कर रखा है 44 में, ठीक है। अगला क्या है, कृषि एवं, अभी बताया था मैंने, अभी तो पढ़ने के आए थे, कृषि एवं पशुपालन ये किसमें है, तो ध्यान रखना ये है 48 के अंदर। अगला है न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ऐसा बोल सकते हो ना, न्यायपालिका का पृथक्करण या फिर किससे पृथक्करण, तो ध्यान रखना कार्यपालिका से, कार्यपालिका से। और ये कौन से में है, ये ध्यान रखना ये 50 में है। तो इस हिसाब से देखा जाए ग्राम पंचायत यानी कि 3 आएगा पहले में, तो 3 इसमें आ रहा है, बस एक ही ऑप्शन से सही हो गया। ये तो भाई एक ही ऑप्शन सही हो गया, ग्राम पंचायत यानी कि अनुच्छेद 40 आएगा पहले में। दूसरा समान नागरिक संहिता यानी कि अनुच्छेद 44 आएगा, चौथा ऑप्शन। कृषि है और पशुपालन में ऑप्शन दूसरा आएगा 48, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना अनुच्छेद नंबर 50। आपको मोटा मोटा ये याद रखना है, ग्राम पंचायत का जो कि नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर वर्णन कर रखा है, समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद नंबर 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद नंबर 48, जबकि 48 ए के अंदर लिख रखा है पर्यावरण का संरक्षण, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यायपालिका का पृथक्करण 50 है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50 है, और अनुच्छेद नंबर 51 के अंदर लिख रखा है वैश्विक शांति की स्थापना, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे बता दीजिएगा अनुच्छेद 42 के अंदर क्या लिख रखा है, अनुच्छेद 42 के अंदर क्या लिख रखा है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है? क्या वो मणिपुर है, क्या वो उत्तर प्रदेश है, या फिर बिहार है, या फिर पंजाब है? कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा 356 का प्रयोग किया? अब देखिए 300 राष्ट्रीय आपातकाल लागू जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 अनुच्छेद के तहत लगता है। एक तो 352, एक तो 352, एक लगता है 356 और एक लगता है 360। ठीक है, ये तो लगता है बाह्य आक्रमण, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के समय, युद्ध या बाह्य आक्रमण, ये लगता है युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण या फिर युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण। ठीक है, या फिर शस्त्र विद्रोह। और यह लगता है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता हो, संवैधानिक तंत्र विफल, कहां का? राज्य का, राज्य में। और यह लगता है वित्तीय आपातकाल, जो अब तक लगा नहीं है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये तीनों आपातकाल लगाता कौन है? तो ध्यान रखना है ये इनकी घोषणा सरकार राष्ट्रपति ही करता है, तो ध्यान रखना 352। और ध्यान रखना जो अभी अपना प्रश्न आ रखा है उस हिसाब से मणिपुर सबसे सही है, मणिपुर के अंदर अब तक सबसे ज्यादा यहां पर लगा है, अभी भी लगा हुआ है। और ध्यान रखना 356 क्या होता है, 356 के द्वारा ही वहां पर निवास जो भी राज्य के अंदर राज्यपाल महोदय होते हैं उनको यह लगता है कि यहां पर अब शासन व्यवस्था चलाना मुश्किल है, तो वो फिर राष्ट्रपति महोदय से ये सिफारिश करते हैं कि इस राज्य के अंदर अब संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो चुका है, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और वहां पर अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो फिर पूरा वहां पर उस राज्य का कंट्रोल कहां हो जाता है? केंद्र सरकार के पास हो जाता है। वहां का बजट, वहां का प्रशासन पूरा का पूरा केंद्र सरकार के द्वारा ही चला जाता है। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। 356 अब तक कई बार लग चुका है, मणिपुर सबसे ज्यादा लग रखा है। ठीक है ना, तो 356 लगातार राष्ट्रपति है राज्यपाल के कहने पर। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991, या फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992, या फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, या फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995। कौन सा सही होने वाला है इसके अंदर? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर एकदम जो ना 91 है, ना 92 है, ना 95 है, एकदम सही है 93। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। यह एक क्या है? वैधानिक है आयोग। ठीक है ना, एक वैधानिक आयोग है, 1993 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये एक बहुसदस्यीय दल है, ध्यान रखना बहुसदस्यीय दल है, लेकिन इसके अंदर जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना होगा 3 या फिर 70 वर्ष है, या तो 3 वर्ष या फिर उम्र अगर 70 वर्ष हो गई तो फिर वो यह होगा। तो आपको ध्यान रखना है बहुसदस्यीय दल है, यह आपको पता होना चाहिए। और 1993 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यह भी पता होना चाहिए। यह एक वैधानिक है जो कि एक्ट के द्वारा। अब संवैधानिक कौन सा होता है? जिसके अंदर संविधान के अंदर उल्लेख होता हो, अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है, उसको संवैधानिक बोलते हैं। जबकि यह एक एक्ट है, एक्ट के द्वारा ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, तो यह आपको पता होना चाहिए।
चलिए अगला 25वां प्रश्न, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संसद की बात पूछ रहा है। संसद का गठन क्या अनुच्छेद नंबर 79 है, अनुच्छेद नंबर 80 है, या फिर अनुच्छेद नंबर 81 है, या फिर अनुच्छेद नंबर 83 है? तो देखिए भारतीय संसद का, देखिए अब एक बात आप यहां देख लीजिएगा, संसद है वो, संसद के अंदर कौन कौन होता है तो उससे मिलकर संसद बनती है। तो एक तो प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद में लोकसभा, लोकसभा और कौन होता है तो ध्यान रखना राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और यह संसद, जो संसद है वो अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर इसका वर्णन कर रखा है। 80 के अंदर राज्यसभा है, ध्यान रखना राज्यसभा है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, निम्न सदन है, ध्यान रखना निम्न। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि स्थायी सदन किस लिए बोलते हैं? स्थायी सदन इसलिए बोलते हैं, यह एक उच्च सदन है भाई, सॉरी मैं बोल दिया गलत। राज्यसभा एक उच्च सदन है, यह एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा के सदस्य, उन सदस्यों का प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं ना। और यह 81 के अंदर लोकसभा है, यह भी आप ध्यान रखना। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है ना, अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है, उच्च निम्न सदन है, यह भी आपको ध्यान रखना। तो यहां पर ध्यान रखना इनके उम्र, सदस्य बनने की उम्र 30 साल है, इनमें सदस्य बनने की योग्यता की उम्र जो है वो कितनी है? 25 वर्ष है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये वापस आ गया। अच्छा दूसरा कोई न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो देखिए भाई ये तो अभी आया था और पसंद का थोड़ी लैंग्वेज चेंज होकर आया है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न का आंसर 99वां संविधान संशोधन के द्वारा ही एनजेक को रद्द किया गया। ये किसके लिए आया था? ये कॉलेजियम व्यवस्था की जगह आया था। सरकार ने यह चाहा कि कॉलेजियम व्यवस्था को हटा के जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उनकी जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कर देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कानून को ही क्या कर दिया? रद्द कर दिया या फिर असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ये पूछ रहा है केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना, न कि प्रांतों के अंदर। आप देखिए भारत परिषद अधिनियम 1891, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्लो मिंटो अधिनियम बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। अभी तो देख के आए थे हमने, मैंने पहले भी बोला था केंद्र के अंदर तो 1933 और प्रांतों के अंदर तो ध्यान रखना 1919। ये दोनों फैक्ट याद होने चाहिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब की बार क्या पूछ रहा है? केंद्र में द्वैध शासन, तो ध्यान रखना 1935 होगा इस प्रश्न का एकदम सही आंसर। चलें आगे, प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान या फिर स्रोत दे रखे हैं, स्रोत है ना, स्रोत दे रखे हैं, इन स्रोतों को प्रावधान दे रखे हैं। अब आपको मिलान करना है। विधेयक निर्माण की प्रक्रिया जो किस देश से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से, या फिर स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत, या फिर अवशिष्ट शक्तियां, ये किन के सामने जो देश लिख रहे हैं? देखिए फ्रांस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको पता होगा, हमने अवशिष्ट शक्तियां, आपको पता हो अवशिष्ट शक्तियां हमने किससे ली है? तो कनाडा से ली है, ठीक है। विधि का निर्माण प्रक्रिया हमने ली है ब्रिटेन से, और जो स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत जो कि हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने अमेरिका के संविधान से ली। इस हिसाब से देखा जाए विधि निर्माण की प्रक्रिया में बी ऑप्शन आना चाहिए। इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, दोनों गलत, ठीक है। अगला देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने अमेरिका से ली, इसमें सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत यानी कि ए आना चाहिए, यहां पर ए आ रहा है लेकिन यहां पर ए नहीं आ रहा है। इसका हिसाब से हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने ब्रिटिश संविधान से लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिए हैं। उसके अलावा कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था भी ली है, ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था भी ली है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा है, यह भी आपको ध्यान रखना। मूल अधिकार अमेरिका है, मूल कर्तव्य रूस या फिर सोवियत संघ
से लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न, ये कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते थे जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्ति हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर केसी वैयर का है, मोइस जॉन्स का है, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है, या फिर के एम मुंशी का है? कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर? तो देखिए इस प्रश्न का तो सही आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। यह कथन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भाई मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है कि केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्ति हो जाती है, फिर भी परिसंघात्मक संविधान है। केंद्र को मजबूत बात कर रहे हैं भाई, मजबूत है, ठीक है ना, मजबूत होने की बात बता रहे हैं कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चले 30वां प्रश्न देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्या भारत के राष्ट्रपति को देंगे, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को देंगे, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का सही आंसर है एकदम लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा ध्यान रखना लोकसभा के उपाध्यक्षों को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगला प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न है, 31वां प्रश्न है। अभी हम इस प्रश्न को देख के भी आए थे, अभी देखते हैं वापस आपको कितना आता है। 31वां प्रश्न, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्था टिका है? यानी कि विधानमंडल, ऐसा विधानमंडल जिस राज्य के अंदर, ऐसा विधानमंडल जहां पर राज्य विधान परिषद भी है और विधानसभा भी। क्या राजस्थान है, क्या उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक या तमिलनाडु, या फिर बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, या फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए पहला ऑप्शन चेक किया जाए तो देखिए राजस्थान में है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है नहीं। तीसरा ऑप्शन में गोवा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। इस हिसाब से देखा जाए बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है। 4 तो ये हो गए। अब देखिए कर्नाटक के अलावा, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, उसके अलावा तेलंगाना में है, ठीक है ना। ये 6 राज्य आपको याद रखने होंगे एकदम, जिसके कारण 6 राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये प्रश्न इधर कैसे आ गया? चलो ठीक है, 32वां प्रश्न सबको दिखाई दे रहा ना? दे रहा ना? ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। तो देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं? संसद के निम्न सदन के साधारण बहुमत से, या फिर संसद के उच्च सदन के 2/3 बहुमत से, या फिर प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, या फिर प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, या फिर उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्य का 2/3। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो ये उच्चतम है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है या फिर उनके न्यायाधीशों को हटाना है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, संसद के किसी भी सत्र के, संसद के किसी भी सदन के अंदर हम वो बिल पेश कर सकते हैं। अगर लोकसभा के अंदर है तो 100 सदस्य उनका अनुमोदन करेंगे, लेकिन अगर राज्यसभा के अंदर है तो 50 सदस्य उनका अनुमोदन करेंगे। उसके बाद में सभापति या फिर उपसभापति के पास, वो सदन के पास जाता है। हो सकता है वो सदन के सभापति या उपसभापति उसको बिल को क्या कर सकते हैं, वहां पर भी खारिज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल पास हो जाए, 2 आरोप होते हैं, एक कदाचार और एक अक्षमता, इन दोनों का अगर वो दोनों आरोप सिद्ध हो जाए तो फिर जांच बैठती है। जांच के लिए सभापति एक समिति बनाते हैं जिसके अंदर 3 सदस्य होते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत ये जांच चलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जांच जब चलती है तो 3 सदस्य जांच होती है। 3 सदस्य, एक मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर कोई अन्य न्यायाधीश वो नियुक्त कर सकते हैं, और वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक विधि विशेषज्ञ होगा। जब ये कंफर्म कर ले, जांच के आरोप सिद्ध हो जाए, तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास इसकी भेज दें, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास नहीं, उससे पहले संसद में वापस जाता है बिल,
और संसद में दोनों सदन अलग अलग, ध्यान रखना, अलग अलग दोनों सदन, यानी कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा, दोनों सदन के अंदर कुल सदस्यीय संख्या का तो बहुमत से, मतलब दोनों सदन के अलग अलग बहुमत से तो पास करना ही है, लेकिन जिस दिन ये बिल पास हो रहा है उस दिन उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना, 2/3 सदस्यीय बिल पास होगा। फिर बाद में राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है और तब राष्ट्रपति महोदय उनके हटने का निकाल देते हैं नोटिस। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों सदनों के बिल अलग अलग पास होना चाहिए और दोनों सदनों का कुल सदस्यीय बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, सब याद कर लेना। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां प्रश्न। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है बाल अपराध से, महिला घरेलू हिंसा को रोकना है, या फिर यौन उत्पीड़न को रोकना है, या फिर महिला बेगार प्रथा को रोकना है। कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें से? तो ध्यान रखना, विशाखा गाइडलाइन के अनुसार ये हमेशा कि कौन सी है, यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित था विशाखा गाइडलाइन, जो कि राजस्थान बनाम सरकार से संबंधित था। यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में जो भी उत्पीड़न हो रहे थे उन सब को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए, जिसके रहते सरकार ने 2013 के अंदर कानून बना दिया था। ठीक है, चलिए 34वां प्रश्न। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष? देखिए अनुच्छेद नंबर 148 से लगाकर 151 तक किसका वर्णन है? 151 तक वर्णन है किसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का। ठीक है, 148 के तहत ही इनकी नियुक्ति, इनका वेतन भत्ता सब कुछ राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखना 6 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 6-65 इनका कार्यकाल, ये आपको पता होना चाहिए। कहां से कहां तक? 148 के तहत 148 से 151 तक। ये रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? ये करता क्या है? ये सरकार के द्वारा जो भी पैसे व्यय किए जा रहे हैं, किन किन के कहां पैसे लगाए जा रहे हैं, उन सब का निगरानी रखता है और उनकी पूरी रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को उपलब्ध कराता है, यानी कि राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है। राष्ट्रपति महोदय संसद में ये रिपोर्ट रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 35वां प्रश्न। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? अपना त्यागपत्र देगा? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर उपराष्ट्रपति को, या फिर राज्यसभा के उपसभापति को? यह प्रश्न बोल रहा है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। जब उपराष्ट्रपति महोदय बैठे होते हैं उस समय राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे तो उनको ही देते हैं, लेकिन अगर वो मान लेते हैं वो सीट खाली है, अब एक खाली है ना उपराष्ट्रपति की, उस हिसाब से अब राष्ट्रपति महोदय को भी एक विचार आ जाए कि भाई मैं भी त्यागपत्र दे दूं, तो त्यागपत्र किसको देने वाले हैं? तो ध्यान रखना, चाहे सीट खाली है, चाहे उस पद पर पोस्ट पे आदमी बैठा है या ना बैठा है उपराष्ट्रपति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ उपराष्ट्रपति के नाम से ही त्यागपत्र देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, चाहे उस सीट पर उपराष्ट्रपति बैठा है या ना बैठा है। आज के दिन में अगर जगदीप धनखड़ का पद खाली है या फिर उन्होंने पद छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जो राष्ट्रपति महोदय है अगर वो देना चाहे इस्तीफा या फिर त्यागपत्र तो दे सकते हैं, वो भी उपराष्ट्रपति के नाम को से संबोधित करके ही देने वाले हैं। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह काम कर सकता है। और एक ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली, तो फिर उसकी जगह कौन काम करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये भी आप ध्यान रख लेना। और सर एक ये भी एक प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति का पद भी खाली, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली, तो फिर कौन करेगा? अरे भाई, जब तीनों पोस्ट खाली हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 न्यायाधीश और बैठे हैं नीचे, वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो, उस क्रम के हिसाब से वो क्या कर लेंगे? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाते जाएंगे। चलिए आगे 36वां प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? वो भारत का नागरिक होगा, वो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको बताना है? इसमें से ये पूछ रहा है शर्तें,
ये शर्तें पूछ रहा है भाई, ये योग्यताएं नहीं पूछ रहा है, ये शर्तें पूछ रहा है। इसमें 2 योग्यताएं हैं, 2 शर्तें हैं, तो ध्यान रखना इसमें से तो कौन सी हो गई, तो ध्यान रखना दूसरी और तीसरी है वो क्या है, शर्तें हैं। दूसरी और तीसरी है वो शर्तें। ध्यान रखना एक तो 157 है और एक 158 है अनुच्छेद, ठीक है ना। इसके अंदर तो योग्यताएं दे रखी है, योग्यता, और इसके अंदर दे रखी है शर्तें। अब शर्तें, योग्यताएं क्या है, तो योग्यताएं 2 योग्यताएं दे रखी है। एक तो भारत का नागरिक, ध्यान रखना भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक है। दूसरा 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ये तो है भैया, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ये तो है योग्यताएं। जबकि शर्तें ये रही, देखिए वो संसद के लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के, विधान मंडल के, विधानसभा या फिर विधान परिषद किसी का भी सदस्य नहीं होगा। उसके अलावा वो लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। ये दोनों क्या है, शर्तें हैं, ध्यान रखना। जबकि मैंने पहले भी बता रखा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद का मंत्री किसके अंदर नहीं आता है, लाभ के पद में नहीं आता। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न, 33वां प्रश्न, नरसिम्हन समिति का संबंध है या फिर, देखिए उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना सुधार, या फिर बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए बनाई गई, या फिर नियोजन क्रियान्वयन का सुधार करने के लिए बनाई गई। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखना बैंकिंग संरचना की सुधार करने के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो चले आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 39वां प्रश्न। अभी तक 50 प्रश्न है पूरे, जमे रहिएगा, फायदा जरूर मिलने वाला है आपको। लगातार इस क्लास को देखते रहिएगा, पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें, ठीक है भाई। राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद कौन सा है आपको बता दें, यह मूल अधिकार में से प्रश्न आया है, और मूल अधिकार का जो अनुच्छेद नंबर 23 है, मूल अधिकार का जो अनुच्छेद नंबर 23 है, उसके अंदर ये व्यवस्थाएं ये बोल रहा है कि राज्य है वो जनता के कल्याण के लिए या फिर जनता की भलाई के लिए क्या कर सकता है, कुछ ऐसी सेवाओं की स्थापना कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी सेवाओं की स्थापना कर सकता है जिसके लिए वो वेतन वगैरह नहीं देगा, लेकिन वो है ना, इनके आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा। जो सेवाएं वो गठित करेगा, हालांकि वो पेमेंट दे ना दे वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो ऐसी सेवाओं का गठन करेगा, उसमें इनमें से एक है जिसके आधार पर वो भेदभाव नहीं करते हुए उन सेवाओं का गठन करेगा। अब आपको बताना है कौन से है, क्या वो धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग है, लिंग, धर्म, मूलवंश या फिर जाति है, मूलवंश, जाति, उद्भव, जन्म स्थान है, या फिर धर्म, मूलवंश, उद्भव, निवास है। इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, इनके आधार पर बिना भेदभाव किए हुए राज्य सरकार ऐसे प्रयोजन कर सकती है, ठीक है ना। धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, लिंग का नहीं दे रखा है वहां पर, यह लिंग की वजह से गलत हुआ है, ठीक है। ये जन्म स्थान की वजह से और उद्भव जैसे शब्द से गलत हो गया, और ये वापस उद्भव लिख रखा है, निवास लिख रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग के आधार पर किसी भी भेदभाव किए बगैर राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे कोई भी प्रयोजन कर सके, या फिर कोई भी ऐसी सेवाएं, नई सेवाएं गठित कर सकते हैं, कौन, राज्य सरकार, ठीक है, उनमें बिना भेदभाव के, ये वाले, ठीक है ना। तो धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग। अगला प्रश्न देखिए, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा के कितने समय तक अस्तित्व में रही। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, या फिर 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर मुझे पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग करते होंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाले के हिसाब से माना जाए तो देखिए यहां पर तो 11 अधिवेशन हुए थे,
इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर अधिवेशन, संविधान में अधिवेशन कितने हुए थे, तो हम बोल रहे हैं 11 अधिवेशन अगर माने तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन सही है। और अगर अधिवेशन 12 माने, अगर अधिवेशन 12 माने तो फिर ये होगा कौन सा, ये वाला। और वो पूछ रहा है उस हिसाब से, क्योंकि ये तारीख दे दी इस प्रश्न के अंदर, तो इसका मतलब ये सही माना प्रश्न है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें 12 अधिवेशन मानना है। अगर दोनों तारीख साथ में आएगी तो 12 अधिवेशन ही मानना है संविधान सभा के। ये देखिए प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के मध्य होता है, ठीक है। यहां पर अंतिम कब होता है, यहां पर अंतिम हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को। लेकिन प्रथम तो यही तारीख रहने वाली है, प्रथम तो वो ऊपर वाली ही सेम तारीख रहने वाली है, लेकिन यहां पर जो अंतिम है यहां पर बदलाव हो गया और ये हो गया 24 जनवरी 1950, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक है। यानी कि ऊपर वाले में अंतिम बैठक मानी है 26 नवंबर 1949, तब यहां पर 11 अधिवेशन हुए। नीचे वाले में 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक मानी, इसीलिए यहां पर 12 अधिवेशन हुए। इसका मतलब ध्यान रखना, दोनों साथ में आए तो अपने 12 अधिवेशन ही मानना है। संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए। और 12 अधिवेशन के हिसाब से 3 वर्ष 1 माह 16 दिन होगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर, 40वां क्वेश्चन भाई। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, मूल ढांचे को प्रतिपादित किया था। क्या शंकरी प्रसाद वाद 1951 है, सज्जन सिंह वाद 1965 है, ठीक है ना, और गोलकनाथ वाद 1967 है, केशवानंद भारती वाद 1973 है। अब कौन सा है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न का तो आंसर कौन सा होगा, यह होगा केशवानंद भारती वाद, ठीक है, केशवानंद भारती वाद, ठीक है। एसएन सीकरी साहब थे उस समय मुख्य न्यायाधीश, और एसएन सीकरी साहब थे। 7-6 से यह फैसला था, 13 जजों के बेंच बैठे थे। आज तक का सबसे बड़ा फैसला माना जाता है ये, ठीक है ना। मूल ढांचे की परिभाषा दी थी इसके अंदर, और मूल ढांचे की परिभाषा, और मूल ढांचा कौन सा होगा, देखिए मूल ढांचे के अंदर संविधान की सर्वोच्चता है, भारत में जो मूल अधिकार देखिए दे रखे हैं उनका मूल स्वरूप नहीं बदल सकता। जितना कुछ है सिर्फ जो कि संविधान सभा ने जितना संविधान बनाया है उसकी मूल भावना को नहीं बदला जा सकता। बस आप मोटा मोटा यही समझिए, जो संविधान की मूल भावनाएं, जैसे संविधान सर्वोच्च बनाया गया, अब इसको नहीं बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियां हैं उसको कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब बड़े बड़े जितना भी भारत का जो संविधान तैयार किया था, जिनका जिन्होंने संविधान सभा की जो मूल भावनाएं थी उनको हम नहीं बदल सकते। बाकी आप सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन इनको आपको ध्यान रखना होगा। तो यही मूलभूत ढांचा है जो कि 1973 के अंदर दे रखा था, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता है या फिर जो भारत के अंदर कानून व्यवस्था है उसको नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसको नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियां हैं उसको कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनकी शक्तियां हैं उनको कम नहीं किया जा सकता। तो ये सब, और जैसे जैसे आगे जैसे जैसे फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम और भी मूल ढांचे की परिभाषा बताते रहेंगे। 41वां प्रश्न, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान कर दे, या फिर संसद विधि द्वारा प्रदान कर दे, या उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान कर दे, या फिर भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान कर दे। कौन सा होगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अगर संघ सूची के विषय में कोई और कानून या फिर उनके बारे में कोई शक्ति प्रदान करनी है, या फिर किसी के संबंध में अतिरिक्त कुछ अधिकार देने हैं, तो वो कौन देगा, वो ध्यान रखना संसद विधि बनाकर विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद नंबर 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा और जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। क्या वो विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, या फिर विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, या फिर सामाजिक न्याय के रूप में, ठीक है।
तो अब देखिए इसमें कौन सा होगा, ग्राम पंचायत को अनुच्छेद 40 के अंदर दे रखा है, और यही तो ध्यान रखना स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए यह कह दिया था, ठीक है ना। कौन सा, उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकरण प्रदान करेगा जिन्हें योग्य बनाने के लिए स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए यह शक्ति प्रदान की गई थी। तो चलते हैं अगला प्रश्न, देखिए भारत 43वां प्रश्न आ गया, अब बहुत कम प्रश्न बचे भाई। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से? नहीं भाई, या तो हमने क्या लिया है, मूल अधिकार लिया है, ठीक है ना, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, ठीक है ना, प्रस्तावना की भावना लिए है, क्या यूनाइटेड किंगडम से लिया है, या फिर कनाडा से लिया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ध्यान रखना यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया, संसदीय व्यवस्था, ध्यान रखना संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि का संरक्षण, ठीक है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए। कनाडा से क्या लिया, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि, और अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया, एकदम सही है, ऑस्ट्रेलिया से ही हमने लिया है कि क्या, समवर्ती सूची। उसके अलावा जो जब विवाद खड़ा हो जाता है संसद के सदनों पर, कोई ऐसा विधेयक आता है जहां पर संयुक्त बैठक बुलानी होती है, तो संयुक्त बैठक का भी प्रावधान यहीं से भी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और व्यापार और वाणिज्य का समागम भी हमने यहीं से लिया है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आपको पता होना चाहिए। 44वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत के सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है। क्या वो विद्याचरण शुक्ल हैं, चौधरी चरण सिंह है, जगजीवन राम है, या फिर रामविलास पासवान है। कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। तो ध्यान रखना जगजीवन राम, जिसका कार्यकाल सबसे लंबा है, किसमें, मंत्री के रूप में, ठीक है। 45वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बता रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है या सबक नहीं। क्या ये कारण बताना आपको, क्या ये सही है या गलत है। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखना ये दोनों कथन ही क्या है, गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति की खुद द्वारा याचिका लगाएगा तभी ही ये क्या होगा, सुनाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है, और कोई भी मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो भी ये हस्तक्षेप कर सकता है भाई, ठीक है ना। ये बोल रहा है नहीं, लेकिन नहीं हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट मामला, तो ध्यान रखना 1 वर्ष से पुराना मामला ये सुनवाई नहीं करता है। ध्यान रखना 1 वर्ष से पुराना मामला हो गया तो ये सुनवाई नहीं करता। जबकि लोकपाल बिल आया था ना, लोकपाल बिल के अंदर क्या है, 7 वर्ष से पुराना केस वो नहीं सुनता है, ठीक है। यहां पर 1 वर्ष से पुराना ये केस नहीं सुनता है। अगर खुद व्यक्ति ना जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा व्यक्ति, अगर पीड़ित व्यक्ति खुद नहीं जा सके तो दूसरा व्यक्ति अगर याचिका लगाता है तो भी उसको फायदा मिलेगा। किसी कोर्ट के अंदर मामला लंबित है तो भी फिर ये हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये दोनों कथन गलत है भाई। एक तो बोल रहा है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और ऊपर बोल रहा है पीड़ित व्यक्ति के अलावा कोई नहीं जा सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। 46वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए मूल कर्तव्य जो भारत के संविधान में कौन से भाग में है, तो मूल कर्तव्य की बात बोल रहा है, यानी कि भाग 4 और क के अंदर। कहां पर, भाग 4 का तो ठीक है, भाग 4 में ऐसा नहीं, आप ऐसा लिख दो, भाग 4 में है, और वो भी 51 क के अंदर। मूल संविधान के अंदर कितने थे, मूल संविधान में कितने थे, तो ध्यान रखना मूल संविधान के अंदर कितने थे, 10। मूल संविधान के अंदर 10 थे, लेकिन वर्तमान के अंदर कितने हैं, वर्तमान के अंदर कितने, 11वां कौन सा, जो कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी माता पिता की होगी, ठीक है। अब देखिए ये इसके अंदर जोड़ा गया, तो ध्यान रखना इसके अंदर एक पकड़ने की ट्रिक है भाई साहब, जो ये लिख रखा है ना, झील, नदी, पर्वत और वन्यजीव, वन, झील, नदी, वन्यजीव, वन, झील, पर्वत, वन्यजीव, और वन, झील, नदी और पर्वत, ये मूल कर्तव्य के अंदर वर्णन कर रखा है। लेकिन उसके अंदर एक चीज नहीं लिख रखी है, और वो है पर्वत। पर्वत नहीं है, ये इसके अंदर पर्वत आ गया,
इसके अंदर पर्वत आ गया और इसके अंदर पर्वत आ गया, मतलब पर्वत नहीं है, बाकर नहीं है भाई, भारत पर्वत पत्थर से क्या होगा भाई। झील, नदी और वन्य जीव का तो संरक्षण करना है, लेकिन पर्वत का नहीं लिख रखा है, ठीक है। लेकिन इसी हिसाब से ये एकदम सही है, वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, ठीक है ना। वन, झील, नदी, वन्य जीव सब है, लेकिन पर्वत नहीं है। इसका मतलब आंसर दूसरा एकदम सही है, वो आप ध्यान रखना। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर ही, सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इन मूल कर्तव्यों को, ये मूल संविधान में भी, एक मिनट, मूल शब्द लिख दिया मैंने, हालांकि इनको मूल संविधान में नहीं थे, संविधान मूल संविधान में तो थे ही नहीं, लेकिन इनको शामिल किया था वो 42वां संविधान संशोधन के बारे में, 42वां संविधान संशोधन से, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन से ही इनको शामिल किया गया था 10 मूल कर्तव्य, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य इसमें शामिल किया गया, तो यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? क्या वो भारत का निर्वाचन आयोग होगा, या फिर राष्ट्रपति होगा, या फिर राज्यपाल होगा, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग होगा? ये बात इस समय की कर रहा है, जब किसी भी राज्य के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो फिर विधानसभा के चुनाव कराता कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन जब भी चुनाव कराने का तो राज्य के अंदर जो अधिसूचना है वो जारी कौन करेगा? सबको लगता है ना कि भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा, लेकिन नहीं। क्या राष्ट्रपति करेगा? नहीं करेगा। वहां पर ध्यान रखना, राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? उस विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए, राज्यपाल करेंगे, ठीक है। आगे देखिए 48वां प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। अगला तीसरा कथन देखिए, इसमें नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। उससे अगला देखिए, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए सही उत्तर का चयन करना है, क्या ए बी सही है, या फिर एबीसी सही है, या फिर एबीसी डी सही है, या फिर एबीसी डी सही है। यानी कि तो देखिए ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है जिसकी स्थापना 1952 6 अगस्त 1952 को हुई थी, उससे पहले योजना आयोग जो कि 15 मार्च 1950 को स्थापना होती है, और योजना आयोग के द्वारा जितने भी योजनाएं वगैरह बनाई जाती थी उसका ये मूल्यांकन करता था। फिर 2014 के बाद में नीति आयोग आ गया, उसकी जगह योजना आयोग की जगह, लेकिन ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो 1952 में स्थापना होती है, जो कि योजनाओं का मूल्यांकन करता है, तो इसकी अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है। ये कथन एकदम सही है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्य मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश, तो यह भी एकदम कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, यह भी सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद के विचार विमर्श कार्रवाई के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, यह भी सही है। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो चारों ऑप्शन एकदम सही है, प्रधानमंत्री ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी शामिल होते हैं, तो नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं, और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री भी इसकी विचार विमर्श में शामिल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधेयक द्वारा उपबंध करे या अंतर स्थापित किया गया। कौन सा था वो? 15वां संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 16वां संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 17वां संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 18वां संविधान संशोधन द्वारा। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु है उनका प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा घटाई या बढ़ाई गई थी? तो ध्यान रखना, ये आपके थी कौन सा? 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए हाई कोर्ट और एक है सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इनकी तो उम्र 65 वर्ष है और इनकी 62 वर्ष है। पहले उल्टे थे और यहां पर 60 थी, इस संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर 62 कर दी गई और यहां पर 65 कर दी गई। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रिटायर होने की उम्र 65 वर्ष है, हाई कोर्ट के 62 वर्ष है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरवण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? प्रश्न इंपोर्टेंट है। सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर ही राज्य के अंदर मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे 10, ठीक है ना। मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नहीं थे। तो देखिए ए ऑप्शन, ए आर अंतुले, एस एस रे,
हरदेव जोशी या फिर सीएम स्टीफन। ध्यान रखना, हमें एक पता था, हरदेव जोशी तो भाई नहीं थे। हरदेव जोशी कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे ना हरदेव जोशी। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड के अनुसार कीजिए। हमें पता चल गया कि सी नहीं हो सकता, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। इसका मतलब सीधा सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सीधा सही होगा, ए बी डी एकदम सही होगा। यानी कि ए आर अंतुले इसके सदस्य थे, ए आर अंतुले थे, एस एस रे भी थे और सीएम स्टीफन भी थे। ए आर अंतुले, एस एस रे, सीएम स्टीफन तीनों सदस्य सरदार सरवण सिंह समिति के सिफारिश से इस समिति के सदस्य थे। तो ये था अपना सेशन। कैसा लगा सेशन आपको, कैसा लगा ये क्वेश्चन, आप जरूर एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसा ही एक बढ़िया टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछना ही पड़ेगा भाई उनको, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है। अगर तोड़ मरोड़ के इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार वो पूछा जा रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, अगली क्लास आपको जरूर मिलेगी इसी टॉप क्वेश्चन के हिसाब से, और हम ऐसे ही लगातार फर्स्ट डिवीजन भी करने वाला है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।